अनेक सांसदों धारासभ्यों और मोटा मोटा मंत्रीओ हवे दौड़ता थई गया। कारण वडाप्रधान नरेंद्रभाई मोदीजीना सुशासननी जे 9 વર્ષની કામગીરી છે તે લોકો સુધી પહોંચાડવા, યોજનાઓ લોકો સુધી પહોંચાડવા અનેક સંકલન મીટિંગો બેઠકો થઈ રહી છે। ફરી એકવાર આજે વડોદરા શહેરની મુલાકાતે રાજ્યસભા સાંસદ રાષ્ટ્રીય મહિલા મોરચાના મહામંત્રી ઇન્દુબાલા ગોસ્વામી વડોદરા શહેરની મુલાકાતે છે। ત્યારે આજે ભારતીય જનતા પાર્ટી વડોદરા દ્વારા જ તેઓની એક પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી છે, જેમાં રાજ્યસભાના સાંસદ અને રાષ્ટ્રીય મહિલા મોરચાના મહામંત્રી શ્રીમતી ઇન્દુબાલા ગોસ્વામીની ઉપસ્થિતિમાં જ વડોદરાના સાંસદ રંજનબેન ભટ્ટ, વિધાનસભાના મુખ્ય દંડક બાળકૃષ્ણ શુક્લા સહિત સંગઠન પદાધિકારીઓ જોડાયા છે। તેમણે પત્રકારને કેન્દ્રમાં જ બીજેપી સરકારની ઉપલબ્ધિઓ જણાવી છે, જેમાં ડિજિટલ ઇન્ડિયા સહિત મહિલાઓ માટે શરૂ કરેલી યોજના વિશે પણ માહિતી આપી છે। બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ महिला सशक्तिकरण सहितनी योजनाओने कारणे महिला सशक्त बनी रही है અને ભણીને દરેક ક્ષેત્રમાં આગળ વધી રહી છે તેવું પણ તેઓએ જણાવ્યું છે। દેશના પ્રધાનમંત્રી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી દ્વારા કેન્દ્ર સરકારના સુશાસનના 9 વર્ષ એ અંતર્ગત આખા દેશમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના દરેક કાર્યકર્તાઓ, સંગઠનની ટીમ, ધારાસભ્યશ્રી, सांसदश्री, कॉर्पोरेटरश्री, तमाम लोग दरेक लोकसभा में अलग अलग प्रवास करीने केंद्र सरकार द्वारा जे कार्यक्रमों थया छे एनी वात लोको वच्चे मूकवा जई रह्या छे। कार्यक्रम छे आ कार्यक्रम में एक पार्ट ए पण छे कि राष्ट्रीय नेतृत्व एमना 2 लोकोने 4 लोकसभा होय अने एमना 8 दिवस ए लोकसभा में एमणे पोते पण प्रवास करवो एना भाग स्वरूपे आजनी आ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपणी वच्चे उपस्थित राज्यसभाना सांसद, राष्ट्रीय महिला मोर्चाना महासचिव अने साथे साथे खूब संगठननो पण बहोळो अनुभव अने राज्यसभा में पण पोताना हिमाचल विस्तार में जेओ काम करी रह्या छे एवा अमारा बेन देवयानी इंदुबाला जी उपस्थित, विधानसभा चीफ व्हीप अने रावपुरा विधानसभा धारासभ्य, पूर्व सांसद, पूर्व मेयर आदरणीय बाळकृष्णभाई उपस्थित, महामंत्री श्री राकेशभाई, जसवंतभाई, खास जे प्रवासी अहींया जेमने 4 लोकसभाનું नेतृत्व सौंप्યું છે એમની સાથે જેમણે લાયઝન કરવાનું એવા छोटाउदेपुरना पूर्व प्रमुख जशुभाई, राकेशभाई उपस्थित, डॉक्टर विजयभाई उपस्थित, आप सौ मारा मीडियाना मित्रों प्रधानमंत्रीश्रीना 9 वर्षना सुशासन अने एनी वात आप सौ मीडियाना मित्रों द्वारा जन जन सुधी पहोंचे। कार्यकर्ता, पार्षद, धारासभ्य सौ तो जई रह्या छे पण मीडिया द्वारा पण आ वात लोको सुधी पहोंचे भाव साथे गई काले पण आपनी वच्चे महाराष्ट्रना मंत्रीश्री आदरणीय केबिनेट मिनिस्टर चंद्रकांतभाई पाटीले पण आपनी वच्चे बात मूकी थी। आजे बेन पण आपनी वच्चे केंद्र सरकारनी योजना, केंद्र सरकार द्वारा अनेक विकासना कामों देश में थया छे, साथे महिला सशक्तिकरण, महिलाओने थता लाभो, आ बधी ज बात आदरणीय बेन आपनी वच्चे मूकवाना छे। त्यारे मित्रों आपनु हार्दिक स्वागत छे अने हूँ चौक्कस बेन ने विनंती करूँ कि तेओ आपने संबोधन करें। के लोकप्रिय विधायक बालकृष्ण जी जो विधानसभा में चीफ व्हीप भी हैं, यहाँ के शहरी क्षेत्र के महामंत्री जसवंत सिंह सोलंकी जी और राकेश भाई जी, आपको जैसे हमारी दीदी ने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने 9 वर्ष पूरे किए। ये 9 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रहे हैं। आप सबको मालूम है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र पर चलते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के विकास के नए आयाम स्थापित किए गए हैं। भारत को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अद्भुत प्रयास इन 9 वर्षों में हुआ है। यह 9 वर्ष मैं ऐसा कह सकती हूँ
कि ये 9 वर्ष जो हैं वो गरीब के कल्याण और उत्थान के रहे हैं। यह 9 वर्ष मध्यम वर्गीय परिवार की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए उनके लिए रोजमर्रा की सुविधाओं से उनको सुसज्जित करने के रहे हैं। ये 9 वर्ष किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करने के रहे हैं। यह 9 वर्ष युवाओं की शैक्षिक योग्यता और उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के रहे हैं। यह 9 वर्ष भारत के हर वर्ग, हर समुदाय, भारत के हर क्षेत्र को उत्थान करने के रहे हैं, चाहे वह भारत का विकास हो या भारत की जनता, जैसे मैंने कहा कि हर क्षेत्र, हर वर्ग का विकास हो। ये 9 वर्ष विशेष रूप से नारी शक्ति के विकास के रहे हैं। और जब मैं ऐसा कहती हूँ तो इसके पीछे अद्भुत सच्चाई है। अद्भुत सच्चाई आप सबको मालूम है कि जब 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपना दायित्व संभाला था, तो सबसे पहले उन्होंने निर्णय किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। और ये जो अभियान था ये मात्र कागजों में नहीं रहा। आज इस अभियान ने समाज के माइंडसेट में परिवर्तन लाने का बहुत बड़ा काम किया है। और मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ, जिस प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से, छोटा सा प्रदेश है, हिली पहाड़ी एरिया है, लेकिन आज जब हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं और महिलाओं के बीच में जब हम लोग कोई कार्यक्रम करने जाते हैं, के बीच में जब पोषण अभियान या महिलाओं से संबंधित पोषण अभियान को लेकर जाते हैं तो देखकर आश्चर्य होता है और सुनकर भी आश्चर्य होता है कि आज बहुत सारे घरों में पहले ये सोचा जाता था कि हमारी मृत्यु होने पर परिवार में तो अग्निदाह कौन करेगा? बेटा। अगर बेटा नहीं करेगा तो हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन आज लोगों का माइंडसेट में इतना परिवर्तन आया है कि आज एक बेटी होती है घर में तो एक गांव का मध्यम वर्ग परिवार, सीधा साधा परिवार, वो भी बोलता है कि एक बेटी ही काफी है। ये माइंडसेट में चेंज आया है। आज कन्या समृद्धि योजना ने इतना परिवर्तन लाया है कि आज समाज में बेटियां होने पर उनको बोझ नहीं माना जाता है। आज बेटियों के लिए सैनिक स्कूल के दरवाजे खोलने से आज बेटियों के परिवेश में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा परिवर्तन नारी शक्ति को, देश की जो 50% आबादी है उसको मुख्यधारा में लाने का तब था जब बेटियों के लिए सेना में ऑफिसर बनने के लिए कमीशनिंग खोली गई, बेटियों में सेना के लिए अधिकारी बनने के दरवाजे खोले गए और साथ ही साथ बेटियां भी, एक महिला भी सेना में सैनिक बनकर अपनी बखूबी भारत के विकास में अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और कि ये 9 वर्ष महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के रहे हैं कि जिस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का सशक्तिकरण किया गया और जिस तरीके से आयुष्मान भारत योजना लाई गई, उज्ज्वला योजना लाई गई, जन धन योजना लाई गई, आप आज हैरान होकर देखते हैं कि नई तकनीक सिर्फ शहरी क्षेत्र की महिलाएं इसको यूज नहीं करते हैं। आज उस तकनीक को ग्रामीण स्तर की महिलाएं भी उस तकनीक को यूज करती हैं। आज मैं देखती हूँ मेरे हिमाचल जैसे पहाड़ी क्षेत्र में भी या आपके गुजरात में भी दूरांचल जो बहुत ट्रेडिशनल क्या बोल सकते हैं पिछड़े हुए क्षेत्र है, उन क्षेत्रों की एक महिला भी जब अपना पेटीएम से ट्रांजैक्शन करती है, अपने डिजिटली वो ट्रांजैक्शन करती है, तो सोच सकते हैं कितना बड़ा परिवर्तन आया है। आज जब हम लोग आज कार्यक्रमों में जा रहे थे तो मैं दीदी को हंस रही थी कि एक ग्रामीण स्तर की छोटी सी मतलब सीधी सादी महिला भी आज सेल्फी को ऐसे लेती है। हम लोग, मुझे आज तक सेल्फी लेने आती है लेकिन वो सेल्फी लेती है। ये परिवर्तन आया है डिजिटल इंडिया का और नई तकनीक का। तो प्रधानमंत्री जी का ग्रामोदय से भारत उदय का सपना तो साकार हुआ ही है, लेकिन आज मुझे खुशी होती है ये कहते हुए कि हम महिला का
आर्थिक सशक्तिकरण और राजनीतिक सशक्तिकरण तो हुआ ही है, साथ उनका राजनीतिक सशक्तिकरण भी इन 9 वर्षों में हुआ। उसके बारे में मुझे बताते हुए खुशी होती है कि आज 50% से भी अधिक आबादी जो है आपने देखा होगा स्थानीय निकायों में, जहाँ महिलाओं के लिए रिजर्व सीटें थी वहां से तो चुनकर आई, लेकिन जहाँ ओपन थी वहां भी चुनकर आई। ये समाज में परिवर्तन आया है 900 सालों में समाज की सोच। और आज जहाँ से मैं सांसद हूँ जिस संसद में, तो मुझे खुशी होती है कि आज संसद में पहले महिलाओं की जो संख्या थी नगण्य होती थी, और विशेष रूप से राज्यसभा में। आज राज्यसभा में किसी भी प्रदेश से अगर 5 सांसद चुनकर आने हैं तो प्रधानमंत्री जी का विशेष आग्रह रहता है कि उसमें 2 या 3 जो है महिला सांसद हों, और आज राज्यसभा में महिलाओं की संख्या में अद्भुत परिवर्तन आया है। और जब मैं राजनीतिक सशक्तिकरण की बात करती हूँ तो मुझे ये कहते हुए खुशी होती है कि इन 9 वर्षों में सिर्फ सांसदों की संख्या ही नहीं बढ़ी, सांसदों को वो मंत्रालय दिए गए जो कभी हमारा समाज सोचता ही नहीं था कि उसको महिला जो है उसका संचालन कर सकती है, या हमारे नेतृत्व नहीं सोचता था कि महिला उस मंत्रालय का, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, और कोरोना जैसी भयावह बीमारी में जिस तरह से हमारी वित्त मंत्री माननीय सीतारमण जी ने वित्त मंत्रालय चलाया वो आप सबके भी सामने है। इसलिए मुझे ये कहते हुए खुशी होती है कि 9 सालों में महिलाओं का सामाजिक उत्थान तो हुआ, आर्थिक उत्थान भी हुआ, और साथ ही साथ नेतृत्व में उनकी भागीदारी जिस तरीके से बढ़ी है, हमें खुशी होती है कि आज समाज ये स्वीकार करने पर मजबूर हुआ है कि देश की 50% आबादी को विकास की मुख्य धारा में जोड़ेंगे तो भारत विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। मैंने आपसे बात की एक तरफ ग्रामोदय से भारत उदय का सपना जो था प्रधानमंत्री जी का वो पूरा किया। जब और मैं इसलिए ये बात रखती हूँ, ये बात मैं तब कहती हूँ कि एक गरीब का सपना रहता है कि उसका 2 कमरे का घर हो, उस घर में अच्छा किचन हो, उस घर में नल हो, नल से जल हो, शौचालय हो, पानी और बिजली हो। और आज मुझे गर्व होता है अपने देश के नेतृत्व पर कि उन्होंने एक गरीब को भी सम्मान के साथ जीने का अधिकार उसके दिया है और उसके अंदर आत्मसम्मान, आत्मस्वाभिमान पैदा किया है। लेकिन साथ ही साथ भारत को अगर ग्रामोदय से भारत उदय किया है तो भारत के लिए नई टेक्नोलॉजी भी विकसित की है, भारत में डिजिटल क्रांति भी लाए हैं, नेशनल हाईवे भी लाए हैं, भारत में रेलवे का विस्तार भी किया गया है। भारत में कभी सोच नहीं सकते थे मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, जिस मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का ये कांग्रेस के लोग मजाक उड़ाते थे, आज उस मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया से ही वंदे भारत बनके तैयार हुई है। 17 वंदे भारत इस वक्त भारत में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न शहरों में चल रही है, और आने वाले समय में मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का कमाल होगा कि 400 नई ट्रेन 3 साल के बाद भारत की पटरियों पर वंदे भारत के रूप में जोड़ेंगे। आज सोलर एनर्जी में कह सकते हैं कि बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और भविष्य में आएगा, लेकिन कभी किसी ने सोचा नहीं था कि सोलर एनर्जी में भारत जब सोलर एनर्जी में इंटरनेशनल सोलर एलायंस बना था तो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि उसका केंद्र जो होगा भारत होगा। ये हुआ है भारत में परिवर्तन, यानी कि आने वाले टाइम में सौर ऊर्जा में भी भारत विश्व में नंबर 1 हब बनेगा। ये परिवर्तन हुआ है। आज मुझे हैरानी हुई कि मेरा हिमाचल जैसा पहाड़ी एरिया उसमें वंदे भारत ट्रेन चल सकती है। मेरे हिमाचल जैसे पहाड़ी एरिया में चारों तरफ नेशनल हाईवेज बन सकते हैं। बुलेट ट्रेन गुजरात में आ सकती है। आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ बड़ोदरा में बन सकता है।
ये यही की बात नहीं, कितना परिवर्तन आया है कि आज आपने ग्रामोदय से भारत उदय किया है, तो आज आपने भारत के लिए, और उसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी या डिजिटल क्रांति नहीं, भारत जिसको कभी विश्व गुरु माना जाता था सांस्कृतिक विरासत के लिए, और आपने भी पढ़ा होगा, जो पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हैं, आपने भी पढ़ा है, बचपन से आपकी किताबों में पढ़ते आए थे रामायण के बारे में, आपके सब्जेक्ट में था, हमारे भी सब्जेक्ट में था, लेकिन उस राम मंदिर का सपना साकार किया तो अमृत भारत में आजादी के 76 साल के बाद हमारी सरकार ने किया। डिजिटल क्रांति तो आई है, ग्रामोदय से भारत उदय तो हुआ है, लेकिन साथ ही साथ हमारी जो सांस्कृतिक विरासत जो विश्व प्रसिद्ध थी, उसके माध्यम से भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना भी देश के प्रधानमंत्री ने पूरा करने का जो संकल्प लिया था, उसकी ओर हम अग्रसर हुए हैं। यही कारण है कि आज देश के प्रधानमंत्री विश्व के प्रमुख नेताओं में नंबर वन के स्थान पर आ रहे हैं, और आज सबसे पॉपुलर नेताओं में है, विश्व के नेता सबसे पॉपुलर नेताओं में। और आज मुझे खुशी होती है कि जब वो यहाँ के मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो इस मुख्यमंत्री रहते हुए जिस विकास मॉडल की बात पूरे भारत में जिस पर गर्व किया जाता था, आज उस विकास मॉडल की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की जो विश्व गुरु की गाथा जो है वो पूरे विश्व में लिखी गई है। इसलिए आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को द मोदी घोष कहकर उनका स्वागत करना पड़ता है, और पूरा ऑस्ट्रेलिया उन शब्दों से गुंजायमान होता है। आज अमेरिका के प्रेसिडेंट को भारत के प्रधानमंत्री से संबोधन करते हुए कहना पड़ता है कि अभी आप अमेरिका के दौरे पर आ रहे हैं, हम आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए लालायित है। भारत की विश्व में आज बनी है। इतना ही मैं कहना चाहती हूँ कि आज देश का कोई भी क्षेत्र, कोई भी वर्ग, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके विकास की गाथा, जिसके लिए रोजमर्रा की सुविधाएं जुटाने का प्रयास इन 9 वर्षों में हमारी सरकार ने ना किया। तो मुझे गर्व होता है कि देश को गुजरात से देश को वो महान सपूत मिला है, जिसका आज पूरे विश्व में गुणगान हो रहा है। ये मैं कहना चाहती हूँ। महिलाओं को लेकर आप बात कर रही है, अभी गुजरात और देश भर में महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं बढ़ रही है, तो उसको लेके जो लॉज है उसमें कुछ फेरफार होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा प्रश्न किया है। तो ये घटनाएं तो सिर्फ गुजरात में नहीं, पूरे देश भर में, और मुझे लगता है कि पहले ज़्यादा होती थी। अब आपको मैंने बोला कि डिजिटल क्रांति आई है। डिजिटल क्रांति से या सोशल मीडिया, क्योंकि बहुत डिजिटल क्रांति आने से ये खबरें अब पूरे भारत में सर्कुलेट होती हैं, लेकिन इन अपराधों को रोकने के लिए आपको पता है पॉक्सो एक्ट लाई हमारी सरकार, मृत्युदंड का प्रावधान किया। अभी लड़कियों की आयु में जो शादी की आयु है उनको बढ़ाया जा रहा है ताकि लड़कियां परिपक्व हों। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक ये एक सामाजिक रूप से ये जो व्यक्ति किस परिवेश में पैदा हुआ, ये किसी पॉलिटिकल लेवल पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे या किसी अन्य उस पर नहीं आती है। ये एक सामाजिक बीमारी है, सामाजिक कुरीति है, और जब तक पूरा समाज जागरूक नहीं होगा, और मेरा यहाँ कहना है कि जब तक, यही प्रधानमंत्री जी ने किया है कि जब तक बेटियों की परवरिश भी बेटों की तरह घर से शुरू नहीं होगी, जब बेटी को ये नहीं सिखाया जाएगा कि तुम भी बेटे, उसको चूल्हे चौके तक सीमित नहीं रखा जाएगा, उसको भी उसी तरह उसकी परवरिश की जाएगी जिस तरह बेटे की जाएगी। तो मुझे लगता है उसी तरह उसको सबल किया जाएगा। जब बेटी बचपन से सबल होगी, उसको अपनी आत्मरक्षा करने का पूरा वादा होगा, तो मुझे लगता है कि बेटियों के साथ अपराध कम होंगे। और जब मुझे लगता है कि एक परिवार, एक माँ बेटी को जो संस्कार सिखाते हैं वही बेटे को सिखाएंगे, तो मुझे लगता है रेप की घटनाओं में बहुत बड़ा होता है।
भाजपा हारी है, आपका क्या मानना अभी कर्नाटका के चुनाव में भी आपको रिजल्ट पता ही है और आप तो मीडिया के बंधु हैं। आपने कर्नाटक का भी एजुटेशन बहुत सारे घरों में देखा होगा, महिलाएं एजुटेशन कर रही है, वैसे हिमाचल में भी होगा। बहुत ज़्यादा जगह पे महिलाएं एजुटेशन कर रही हैं, आम पब्लिक एजुटेशन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास रहा है झूठ बोलो, वोट डालो, राज करो, झूठे वायदे करो। यही करते करते तो उन्होंने 65 साल से अधिक देश पर शासन किया और प्रदेशों मेरे प्रदेश में तो 50-55 साल से अधिक कांग्रेस का शासन रहा है। और यही करते करते, क्योंकि भोली वाली जनता को गुमराह करना, झूठे वायदे करना, उन्होंने वही किया था वहाँ ओपीएस का वायदा किया और उसके बाद उन्होंने महिलाओं की जेब में सरकार बनते 2000 रुपये आएगा, महिला हर घर में फ्री बिजली दी जाएगी। लेकिन आज 6 महीने हो गए सरकार को बने हुए, महिलाएं अपना पास खोल के देख रही कि 2000 रुपये कब आएगा, ओपीएस कब लागू होगी और बिजली कब मुफ्त मिलेगी, वो कुछ नहीं मिल रहा है। वहाँ तो 50 रुपये में गोबर देने का वायदा भी किया था, वहाँ पे घर से 10 लीटर दूध सस्ते में खरीदने का और उनको मार्केट में महंगे का दूध बेचने का भी वायदा किया। बहुत सारे वायदे किए थे, 10 गारंटियाँ दी थी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है और जनता वहाँ पे निरुत्साहित है। आज जनता को स्थिति एहसास हो रहा है और हमारे मुख्यमंत्री ने जो कहा वो ठीक कहा, से हम हारे हैं, लेकिन आज जनता महसूस कर रही है कि हमने एक काम करने वाली सरकार को खोकर बहुत बड़ी है। तो आपको लगता है ओपीएस आना चाहिए और बीजेपी को एक एजेंडा लाना चाहिए इलेक्शन कैंपेन? नहीं, ओपीएस से जुड़े बहुत सारे मुद्दे होते हैं। मेन ये होता है कि आपका बजट कितना है, आप आने वाले समय में कहीं प्रदेश को कटघरे तो नहीं खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में आपको वो संसाधन है कि उन वायदों को पूरा करने में आप में क्षमता है कि नहीं, ये सब देखा जाता है और उसी को देख के निर्णय लिए जाते हैं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेशों में हो, हम वो वायदे नहीं करते हैं जिन वायदों को सरकार को लगता है कि हम लोग भविष्य में कहीं प्रदेश को कर्जे में न डुबे दें, गरीब जनता के लिए प्रदेश को कर्जदार न कर सके, कल को प्रदेश को उन चीजों को सहना न पड़े। तो ये रखते हुए कभी हमारी सरकार चाहे केंद्र में प्रदेश में ऐसे निर्णय नहीं लेती है जो प्रदेश के हित में या देश के